सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पीवी इक्वल टू एनआरटी सीखा था। अभी उसी के थोड़े एप्लीकेशन पार्ट पे और फोकस करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इक्वेशन सिखाई थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इस इक्वेशन में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मोल रिपोर्ट कर ले तो वी में राइट दिस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस लेट्स से m अपॉन मोलर मास लेट्स से m इनटू आरटी। क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं n, वो एक्चुअली में मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स विच इज स्मॉल m अपॉन मोलर मास होता है, या मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं आप इसको। तो हमने अपने क्वेश्चन में पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम की जगह मोल्स की जगह पे मास अपॉन मोलर मास रिपोर्ट कर दिया। और अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम फिर से लिखें तो हमारी इक्वेशन बन जा रही है पी एम इक्वल टू एम अपॉन वी इंटू आर टी। मैंने एम को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करा और वी को राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लिया। अब अगर इस इक्वेशन को फिर से जरा लिखें हम चेंज करके तो पी एम इक्वल टू डी आर टी बन गया। यहाँ पे जो डी है हमारा वो डेंसिटी है, and you all know density is mass upon volume। तो हमने m by v की जगह डेंसिटी रिपोर्ट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन बन गई पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। तो अगर कभी भी किसी गैस की डेंसिटी रिपोर्ट करनी पड़ेगी तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा P by RT इंटू एम। P by RT इंटू एम, ये रिलेशन आपको सीधे सीधे याद रखना है। तो किसी भी गैस की डेंसिटी अगर कभी रिलेट करनी पड़ेगी उसके मोलर मास से तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। तो इस इक्वेशन को भी डायरेक्टली लर्न करके रख सकते हो, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। या फिर इसी को हम लोग डी इक्वल टू पी बाई आर टी इंटू एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से हम एक टेक्निकल टर्म इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो अपना टर्म लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। So write on the term relative density। ठीक है। सो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किन्हीं भी दो गैसेस के डेंसिटी का रेशियो अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो write down relative density of gas 1 with respect to gas 2 means relative density of gas 1 with respect to gas 2 means ratio of the densities means ratio of densities under identical conditions of pressure and temperature। Under identical conditions of pressure and temperature। Under the identical conditions of pressure and temperature। ठीक है। तो अगर हमें कभी भी ये वैल्यू सॉल्व करके लिखनी होगी तो विल राइट डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2 अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर अगर हम सेम करके सॉल्व करेंगे तो दिस रेशियो इज रिलेटिव डेंसिटी। और अब अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो जहाँ पे हमने आर डी इक्वल टू पी बाई आर टी इंटू एम लिखा, तो अगर प्रेशर टेम्परेचर फिक्स कर दिया और आर की वैल्यू तो पहले से ही फिक्स होती है तो डेंसिटी का रेशियो मोलिकुलर मास का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब भी कभी रिलेटिव डेंसिटी फ्यूचर में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू T1 by T2 will be equal to M1 by M2। ये पॉइंट समझ आया। तो अगर हम कभी भी रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर में तो रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू T1 by T2 the same as M1 by M2। इसी समझ आई। या अगर और चाहो तो थोड़ा प्रिसाइसली अलग से लिख लो यहीं पे। अगर मैं इसी चीज़ को अलग से लिखूँ तो T1 की जगह वी कैन राइट
केस ऑफ D1 वी कैन राइट P by RT into M1 एंड D2 की जगह वी कैन राइट P by RT into M2 और बाद में रेशियो ले लो तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से देखो इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है। इंडिविजुअली D1 और D2 अगर यहाँ लिखना है तो ये दोनों आउटपुट है, इससे आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। D1 by D2 will be equal to M1 by M2। तो कभी भी रिलेटिव डेंसिटी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज द इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिख लो तो आप इजी समझ जाओगे। राइट डाउन द क्वेश्चन, कैलकुलेट relative density of chlorine with respect to helium at STP. Calculate relative density of chlorine with respect to helium at STP. तो देखो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्लोरीन लिखना है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ क्लोरीन बाई डेंसिटी ऑफ हीलियम लिखना पड़ेगा हमें। हमारा सॉल्यूशन होगा डेंसिटी ऑफ क्लोरीन बाई डेंसिटी ऑफ हीलियम, दिस इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन बाई एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 71, हीलियम इज 4, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 17.75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट वन, कैलकुलेट relative density of SO3, calculate relative density of SO3 with respect to air, calculate relative density of SO3 with respect to air, assuming air as a mixture of nitrogen and oxygen having volume percentage, assuming air as a mixture of nitrogen and oxygen having volume percent as 80% and 20% respectively. Assume air as a mixture of nitrogen and oxygen having volume percent as 80% and 20% respectively. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एयर का एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला होता है m एवरेज इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस b इंटू m2 ऑन a प्लस b। फॉर्मूला याद है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास का लास्ट क्लास में सिखाया था। a इंटू m1 प्लस b इंटू m2 अपॉन a प्लस b आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 28.8। और तो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, डिफरेंट फॉर्म में किया था। ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको मोल परसेंट की तरह यूज करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था दैट गैसेस के केस में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो जो वॉल्यूम का परसेंटेज होगा वही मोल परसेंट की तरह यूज हो जाएगा क्वेश्चन में। तो इस चीज की आप आदत डाल दो कि किसी भी गैस के केस में अगर वॉल्यूम परसेंट गिवन होगा तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज मोल परसेंट, राइट? तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी a into m1 plus b into m2 upon a plus b। उससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, अब बस इसके बाद तो सीधा फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी के लिए। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखना है, तो डेंसिटी ऑफ SO3 बाय डेंसिटी ऑफ एयर लिखना है हमें बेसिकली। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। SO3 का मॉलिक्यूलर मास 80 और एयर का मॉलिक्यूलर मास 28.8। अभी सॉल्व करके निकाला हमने, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कम्स आउट टू बी 2.77 आई थिंक। तो उसके बाद देखो अब इसी से कनेक्टिंग में एक और नया कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे वेपर डेंसिटी। तो अभी तो हम जो रिलेटिव डेंसिटी लिख रहे हैं वो किसी भी गैस की डेंसिटी किसी भी गैस के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, और जो वेपर डेंसिटी होता है वो एक्चुअली में रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होता है। उसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज relative density of a gas it is relative density of a gas with respect to it is relative density of a gas with respect to hydrogen gas at STP, या कोई भी स्टैंडर्ड प्रेशर या गिवन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में लिख सकते हैं। तो इट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एट STP। तो उसका मतलब अगर हमें कभी भी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दिस इज एक्चुअली डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड वी ऑल नो दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत पहले से भी यूज करते हुए आ रहा हो, आपको अच्छे से मालूम है। वेपर डेंसिटी को हम लोग सिंपली मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 लिख लेते हैं। उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, तो ये डायरेक्टली आपका वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस बाय 2। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं। वेपर डेंसिटी कभी भी कैलकुलेट करना हो किसी भी सब्सटेंस की, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट का बाय 2 कर देते हैं, दिस गिव्स यू वेपर डेंसिटी। ठीक है। एक और टर्म बिल्कुल ऐसे ही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। टर्म लिख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखी जाती है लिक्विड स्टेट में, और वाटर की डेंसिटी आप सब जानते हो 1 ग्राम पर ml होती है। तो उसका मतलब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो ग्राम पर ml में होगी उसकी यूनिट हटा दो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म है, आप जानते हो, पहले से लिख लो बस। राइट ऑन, इट इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, it is density of a substance with respect to density of water। और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग यूज करते हैं ग्राम पर ml में। इट इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी हम लोग सब लोग जानते हैं 1 ग्राम पर ml। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हो जाएगी बिना यूनिट के। अगर आपको कभी क्वेश्चन में यूनिट ना लिखनी हो तो आप डेंसिटी की जगह दूसरा टर्म क्या यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होगी नहीं 1 से डिवाइड करने में, केवल फर्क क्या पड़ेगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बिना यूनिट के अगर आप डेंसिटी रिपोर्ट करोगे तो दैट इज रिफर्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगा तो आप आसानी से उसकी डेंसिटी लिख सकते हो, बस यूनिट आपको अपने मन से ऐड कर लेना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया उस पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर, calculate volume of 18 gram of water at STP। Calculate volume of 18 gram of water at STP। इस क्वेश्चन में देखो आपको ध्यान देना है, इसका आंसर 22.4 लीटर या 22.7 लीटर नहीं है। आपको मैंने रूल सिखाया था, एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज 22.7 लीटर। अब ध्यान से देखो तो जो STP है एक्चुअली में वो 1 बार 273 केल्विन है। तो यहाँ जो वाटर होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा,
या आप बहुत खराब स्थिति में सोचोगे तो आइस समझ सकते हो, बस गैसियस स्टेट तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप 22.7 लीटर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1 ग्राम पर ml है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 ग्राम पर ml। तो उसका वॉल्यूम लिखेंगे 18 ml, क्योंकि 18 ग्राम मास है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, वॉल्यूम विल बी 18 ml। समझ गए? तो ध्यान रखना है एसटीपी पे एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। लिक्विड्स या सॉलिड्स के लिए ये चीज वैलिड नहीं है। जब आपने एसटीपी की कंडीशन ली है तो आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 बार। तो उस कंडीशन में वाटर किस फिजिकल स्टेट में होगा, या तो लिक्विड स्टेट होगी या आइस फॉर्म होगी। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि वॉल्यूम इसका क्लोज टू 18 ml होगा। अगर आप डेंसिटी ऑफ आइस लगा देंगे तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है आंसर में, बट फिर भी आप 22.4 या 22.7 नहीं लिख सकते, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 18 ml कंसीडरिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 ग्राम पर ml। आइस की डेंसिटी वाटर से थोड़ी कम होती है, 0.9 ग्राम पर ml होता है। तो ये आइस और वाटर के बीच का इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, तो थोड़ा बहुत डेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, बट क्लोज टू 18 ml जरूर आएगा। समझ गया कॉन्सेप्ट? तो एसटीपी याद रखना है, एसटीपी इज फॉर गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड्स, नॉट फॉर लिक्विड्स। बी वेरी केयरफुल। ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो टर्म है ये सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए वैलिड वैलिड करेगा, और जो वेपर डेंसिटी का टर्म है वो गैसेस के लिए वैलिड है। बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट। हम किसी भी सब्सटेंस को जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तब उसके लिए वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बाई 2 बनेगा। अब चूंकि मॉलिक्यूलर मास स्टेट ऑफ मैटर से चेंज नहीं होता, इसलिए आप सारे सब्सटेंसेस में भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो स्टेट ऑफ मैटर के साथ चेंज हो जाता है। तो बहुत केयरफुली वॉल्यूम कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। ओके, चलो इसके बाद इस चैप्टर में एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जो स्कूल लेवल एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। सो इट डिपेंड्स, अगर आपके स्कूल से उसको सिलेबस से हटा दें तो नो नीड टू स्टडी, और आपके स्कूल सिलेबस में रहे तो यू हैव टू फॉलो। कभी कभी बेस लेवल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, डिपेंड्स। तो नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। एक्चुअली में ये सबसे पुराने लॉज हैं जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल फंडामेंटल, जहाँ से हम लोगों ने बेसिकली केमिकल कैलकुलेशन सीखी थी। तो थोड़ा फंडामेंटल पार्ट है, वो सिखा रहा हूँ। तो अपना टाइटल लिखा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। द नेक्स्ट टाइटल लॉज ऑफ केमिकल combinations. Laws of chemical combinations. Laws of chemical combinations. So your first law is law of conservation of mass. So आप अगर simple statement लिखना चाहते हैं तो you can write that mass cannot be created, cannot be destroyed in a chemical reaction. Otherwise मैंने proper statement लिखा है, it deals with the mass of reactant and products and states that in a chemical change the total mass of product is equal to total mass of reactant. तो किसी भी केमिकल चेंज में बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। केमिकल चेंज के अंदर जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज एप्लीकेबल इन केमिकल रिएक्शंस। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे C+O2 जो CO2 में आप देखो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम ऑफ CO2 बना रहा है। इसी की एक और रिएक्शन अपोज करो, अगर हम लोग लिखें नाइट्रोजन की रिएक्शन, अगर आप अमोनिया हाइड्रोजन से करा के अमोनिया फॉर्म करते हैं, सो इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। यहाँ पे भी देखो आप कंजर्वेशन ऑफ मास है, आप रिएक्टेंट साइड का मास ऐड करो और प्रोडक्ट साइड का मास ऐड करो, दे आर इक्वल। 28 + 6 इज इक्वल टू 34। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। ठीक है, अब इसमें एक टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट ये है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये इनवैलिड हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस तक तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में मास लॉस हो सकता है और मास जो है वो करस्पॉन्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है। ये थोड़ी टेक्निकल पार्ट है जो आपको आगे के टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो मेक अ नोट फॉर दैट। सो राइट डाउन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is not valid in case of nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब
जो एटॉमिक बॉम्ब की रिएक्शन है, हाइड्रोजन बॉम्ब की रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो रिएक्शन होती है, रेडियो एक्टिव डिकेज है, जहां जहां पे भी न्यूक्लियर रिएक्शंस वर्कआउट करेंगे वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बताई थी कि अगर मास लॉस होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आप सब इस इक्वेशन को जानते हो। हमारी इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अगर m मास लॉस होता है तो उससे E एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब होगा ऑन लॉस ऑफ m मास E एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो आप सब जानते हो, इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतना मास लॉस हो रहा है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो देयर इज ऑलवेज अ सिंपल मेथड, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आपको अप्लाई करना है। m मास अगर लॉस होगा तो E एनर्जी प्रोड्यूस होगी और c यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट होगा। ठीक है, क्लियर? तो आपको एक क्वेश्चन लिख लेना है सबसे पहले, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे मास लॉस निकालते हैं। तो राइट डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड द मास ऑफ find the energy produced on loss of find the energy produced on loss of 1 AMU mass. Find the energy produced on loss of 1 AMU mass. 1 AMU लॉस करने से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। तो हमें पता है कि जो 1 AMU होता है, वैल्यू ऑफ 1 AMU इज 1 upon Na grams. So this is 1 upon 6.023 into 10 to the power 23, इतने ग्राम्स हुआ, और इंटू 10 टू द पावर -3 और कर दें तो इतने केजी हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन लगानी है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मास लिखेंगे केजी में, तो 1 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 टू द पावर -3 टू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर। इतने जूल्स आपकी एनर्जी आएगी। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आप चाहो तो कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना बाद में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल्स। फिर हम इसको एक कन्वीनियंट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। हमारे पास एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी को लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी जो हम केमिस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज करेंगे। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। तो अगर ये कन्वर्जन फैक्टर हम ऊपर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ई की वैल्यू जो सॉल्व होके आएगी, दैट इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आप चाहो तो फ्यूचरिस्टिक एंगल से आप इसको रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो कि अगर कभी भी 1 AMU मास लॉस होगा तो उससे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो दिस यू कैन लर्न एज अ रिजल्ट, या हमेशा सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। सो वी कैन राइट on complete loss of of 1 AMU mass, 931.5 million electron volt energy is produced. तो जितना भी मास लॉस होगा
वो आप एमयू में निकाल के डायरेक्टली 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सीधे सीधे एनर्जी पता चल जाएगी। तो केवल न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में जहाँ मास लॉस होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो आपको पता है कि हर एमयू से 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। और केमिकल रिएक्शंस के केस में ऐसा नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन के केस में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहेगा। आप जितना रिएक्टेंट का मास होगा एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्ट का मास प्रोड्यूस होगा। सो मास विल बी कंजर्व्ड ऑलवेज। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बस केवल मास वेरी करता है, केमिकल रिएक्शंस के केस में मास कंजर्व होता है। Now your second law is law of constant composition, or it is also known as law of definite proportion. So a chemical compound always contains same elements combined together in same proportion by mass. तो कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर आप स्टडी करोगे तो उस केमिकल कंपाउंड के अंदर हमेशा जो एलिमेंट्स हैं वो भी फिक्स्ड होंगे और उन एलिमेंट्स का जो मास रेशियो वो भी फिक्स्ड होगा, एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, अभी कहाँ डेविएट करता है वो आपको समझाता हूँ, बट पहले आप लॉ समझ लीजिए। तो जैसे आपको पहला एग्जांपल लिखा हुआ है वाटर का, तो वाटर आप किसी भी सोर्स से कलेक्ट करो। लेट्स से यू हैव कलेक्टेड वाटर फ्रॉम रिवर, यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम ओशन, यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम वेल, you have synthesized in the laboratory, you have collected rain water, ऐसे अलग अलग सोर्सेज से आपने वाटर कलेक्ट किया एंड देन यू हैव एनालाइज्ड। तो हर वाटर में दो बातें कॉमन होंगी। पहली चीज, उस वाटर में हमेशा दो ही एलिमेंट मिलेंगे, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो होगा वो 1:8 होगा। तो पहला है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, यानी कॉम्पोजिशन फिक्स होगा, यानी वाटर के अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिल सकता। और दूसरी बात डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी उनके मास का रेशियो भी फिक्स्ड होगा, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो विल बी 1:8। अगर ये चीज कंफर्म नहीं हो रही है कि उस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है मास रेशियो 1:8 में, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये वाटर तो नहीं है। यानी अगर कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस आपको पता है तो उसके अंदर ये लॉ जरूर वैलिड होगा, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। दूसरे एग्जांपल से जैसे आपको बताता हूँ, लेट्स से वी विल टेक इट फॉर CO2। So let CO2 is taken from different sources. Let CO2 is taken from many sources like आपने रेस्पिरेशन से जो गैस बाहर आ रही है उससे CO2 कलेक्ट करा, कार्बन का कंबशन करा के CO2 कलेक्ट करा, ठीक है ना। उसके बाद एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से एक्सट्रैक्ट करके CO2 निकाला, अलग अलग सब्सटेंसेस बर्न करके CO2 बनाया। तो यू हैव कलेक्टेड CO2 फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो इसमें खास बात क्या होगी, दो बातें फिक्स हो गई। So let CO2 is taken from many sources, then all samples must have carbon and oxygen in mass ratio of 12:32। तो हर CO2 सैंपल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:32 होना चाहिए। इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो द सेम रेशियो कैन बी रिटन एज 3:8। तो आप CO2 किसी भी सोर्स से कलेक्ट कर लो, इट विल ऑलवेज बी 3:8। अब ये लॉ डेविएट कब करेगा, जब भी कभी आप आइसोटोप्स इन्वॉल्व करा देंगे। जैसे मान लो आपने हैवी वाटर ले लिया, तो अगर वाटर के अंदर हैवी वाटर की इम्प्योरिटी है या कुछ और हैवी वाटर का कॉम्पोजिशन इसमें प्रेजेंट है, तो आप जानते हो कि नेचर में आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत डिविएट कर जाएगा लॉ, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब आइसोटोपिक इफेक्ट को इग्नोर करके लॉ अप्लाई करते हैं। तो हैवी वाटर आप समझते हो, हैवी वाटर इज एक्चुअली D2O, और यहाँ पे जो T है इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली 1H2। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 2 होता है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर वाटर के अंदर D2 होगा तो आपको हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम भी मिल सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग आइसोटोप्स को कंसीडर नहीं करते। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के केस में आइसोटोप्स को कंसीडर बिना करे लॉ अप्लाई किया जाता है। अगर आइसोटोप्स आ जाएंगे तो ये लॉ डेविएट कर जाएगा। क्लियर? सो जब तक आइसोटोप्स नहीं कंसीडर करेंगे तब तक ये लॉ हर सब्सटेंस के लिए वैलिड है। अब उस सब्सटेंस को किसी भी सोर्स से किसी भी फॉर्म से कलेक्ट करो,
तो उसके एलिमेंट्स जो उसमें प्रेजेंट है वो फिक्स्ड होंगे और उन एलिमेंट्स का जो मास रेशियो वो भी फिक्स्ड होगा। तो दो लॉ एक साथ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे लॉ का। इट्स गिवन when two elements combines to form two or more compounds, then masses of one of which combines with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio to one another. So you write down the statement. तो मैं आपको explain करता हूँ. When two elements combines to form two or more compounds, then the masses of one of which combines with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio to one another. This is the law. ओके तो आप देखो इसमें क्या बोला है इसने कि दो एलिमेंट्स को रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने हैं। सो लेट्स से हमने सबसे पहले दो एलिमेंट लिए, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। इन दोनों की रिएक्शन करा के हमने दो कंपाउंड बनाए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने के बाद दो डिफरेंट कंपाउंड बनाए हुए, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद दो कंपाउंड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर अगर हम कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो लिखें तो यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। दूसरे कंपाउंड में कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। सो एज पर द लॉ किसी भी एक एलिमेंट का अगर हमने फिक्स मास दिया तो कंबाइन हो रहा है, तो वन ऑफ विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट बियर्स द सिंपल रेशियो। आप देखो इसमें अगर हमने एक एलिमेंट कार्बन का मास फिक्स किया तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो फॉर फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन जो कि हमने यहाँ पे 12 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है, तो जो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन है जो 16:32 है, which is a simple ratio 1:2. So here's a simple whole number ratio with one another. आप देखो अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन के लिए हमने ऑक्सीजन का अमाउंट देखा दोनों सब्सटेंसेस में, तो दैट बियर्स अ रेशियो ऑफ 1:2. आप उल्टा भी कर सकते हो, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए फिक्स्ड कार्बन का रेशियो चेक करोगे तो भी लॉ वैलिड रहेगा। अभी देखो मैंने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन के लिए ऑक्सीजन चेक करा, अभी आप उल्टा चेक कर लो। दूसरे केस में मैंने चेक करा फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेट से मैंने इसको लेट से 32 ग्राम कर दिया। अगर इसको 32 ग्राम कर देंगे तो रेशियो ऑफ कार्बन जो आएगा वो कितना होगा, जब आपने इस वाले अमाउंट को 32 करा तो ये 24:32 हो जाएगा और ये 12:32 होगा। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आपने 32 करा तो कार्बन रेशियो कितना हुआ, 24:12 is 24:12 which is equal to 2:1. Again a simple ratio, simple whole number ratio. समझ आया? ये आपका हर बार वैलिड रहेगा। तो आपको ऐसे कई एग्जांपल बनाए जा सकते हैं, आप जितने चाहे उतने लिख लो। एक केस मैंने सिखा दिया, दूसरा एग्जांपल लिखना है तो जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखो, फॉर्मिंग वाटर एंड H2O2। मैनी एग्जांपल्स, अभी एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना देता हूँ, पहले दो के लिए सिखा दे रहा हूँ, फिर अभी 3, 4, 5 जितने बोलोगे आप उतने कंपाउंड क्रिएट कर दोगे। इतना क्लियर हुआ पहले? तो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से दो कंपाउंड बने, CO एंड CO2। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन के लिए ऑक्सीजन का रेशियो होल नंबर रेशियो आ रहा है 1:2, या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के कार्बन का रेशियो होल रेशियो आ रहा है। सो लॉ सेज कि अगर कोई भी दो एलिमेंट रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे
तो एक एलिमेंट के फिक्स्ड अमाउंट से जो बाकी दूसरे एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है उसका जो अमाउंट होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से ये चीज समझाता हूँ आपको। लेट्स से नाउ विल टेक सब्सटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने दो सब्सटेंस लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों की रिएक्शन कराई हमने और उससे दो डिफरेंट कंपाउंड बनाए, एक वाटर और एक H2O2। ठीक है, वाटर और एक H2O2। तो अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो रिपोर्ट करें तो दिस कम्स आउट टू बी 2:16, दिस कम्स आउट टू बी 2:32। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के लिए अगर इस रेशियो को चेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन चेक करेंगे तो आ रहा है 16:32, 1:2। और अगर इसका उल्टा कर दें, मतलब हम ऑक्सीजन फिक्स करें, ये 4:32 आ जाएगा, दिस इज 2:32। या ऐसे नहीं लिखना है तो दूसरे सिंपल रेशियो में लिख लो। तो फर्स्ट नंबर इज 2:16, सेकेंड नंबर हो जाएगा 1:16। तो अब यहाँ पे रेशियो ऑफ एच अगर लिखेंगे दैट इज 2:1। दूसरे वाले केस में मैंने क्या करा, ऑक्सीजन को फिक्स किया और हाइड्रोजन का रेशियो चेक कर लिया। So that will always be a simple whole number ratio. This is called law of multiple proportion. उसमें जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको एक डेटा गिवन होगा और आपसे बोला जाएगा इसको आप प्रूफ करो कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे भी ये सिंपल रेशियो आएगा वहाँ ये डेटा फॉलो कर रहा है, जहाँ सिंपल रेशियो नहीं आएगा वहाँ ये फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट्स से हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के कंपाउंड बना रहे हैं एंड वी हैव लेट्स से N2O, NO, N2O3, N2O4. So we have N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2, N2O5। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट होने वाले अलग अलग कंपाउंड्स लिखे मैंने। अब मैंने यहाँ पे सिंपल रेशियो लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशियो लिखा। ठीक है, so this ratio is 28:16 at this place. Here it is 14:16. Here it is 28:48. And here it is 28:64. Here it is 14:32. And here it is 28:80. अब दो रास्ते हैं, किसी भी एक एलिमेंट का फिक्स मास करो और दूसरे एलिमेंट का रेशियो चेक करना है आपको। तो किसी का भी फिक्स मास करके दूसरे का रेशियो कैलकुलेट करोगे ये चीज बन जाएगी। तो मैं सबसे पहले लेट से नाइट्रोजन के ऐसा कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसमें नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो में नाइट्रोजन का अमाउंट फिक्स करूँ सबके लिए तो लेट से 28 फिक्स कर दे रहा हूँ। तो मैं इसको 28:16 लिखा, ये 28:32 हो जाएगा, ये 28:48 पहले से ही है, ये 28:64 पहले से ही है, ये 28:64 हो जाएगा देखो, और ये 28:80 हो गया। अब देखो सारे केस में मैंने नाइट्रोजन का अमाउंट फिक्स कर दिया 28। अब जो ऑक्सीजन का रेशियो है उसको अगर सिंपली रेशियो ऑफ ऑक्सीजन चेक करोगे यहाँ पे देखो 1:2:3:4:4:5 आया। ठीक है, समझ आया। अगर नाइट्रोजन फिक्स करके हमने ऑक्सीजन चेक किया है तो रेशियो 1:2:3:4:4:5 आ रहा है। अभी आप इसका उल्टा भी कर सकते थे। उल्टा कैसे कर सकते थे, आप ऑक्सीजन फिक्स कर दो। तो लेट्स से हम सारे केस में ऑक्सीजन को 16 फिक्स कर देते हैं। सारे केस में यू फिक्स ऑक्सीजन टू 16 और एनी कन्वीनियंट नंबर जो आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा हो अब उस पर फिक्स कर लो। अब देखो फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की यही चीज चेक करेंगे तो 28:16, 14:16, 28/3:16, 7:16,
7:16, 28/5:16 आ जाएगा। पहले सबसे पहले सिंपल तरीके से यही करा। अब क्या करा, आप पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 2 4/3 1:1:4/5 आ गया। और बाद में इसको फिर से 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो देखो 60:30:20:20:15:15:15:12 आ गया। ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो बन जा रहा है, सब होल नंबर रेशियो बन रहा है। तो इट कंफर्म्स दैट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड। इसका नेक्स्ट लॉ फॉलो करेंगे, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। First write down the law. It states that when two elements combine separately with fixed mass of third element, अब देखो तीन एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जब सीख रहे थे तो एक कंपाउंड की बात हो रही थी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखो दो एलिमेंट से रिएक्ट करके दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स की बात हो रही थी। अभी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में पहुंचा तो देखो तीन एलिमेंट्स का बात हो रही है। So it states that when two elements combine separately with fixed mass of the third element, then the ratio in which they do so is either the same number or multiple of the ratio in which they combines with each other. तो मतलब दो एलिमेंट अगर किसी तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो उन कंपाउंड्स के अंदर थर्ड एलिमेंट का जो फिक्स्ड मास है उसके लिए जो बाकी दो एलिमेंट्स का रेशियो है वो या तो वही रेशियो होता है जो उन दोनों एलिमेंट से रिएक्ट करके डायरेक्ट कंपाउंड के अंदर होगा, या उसका फिक्स्ड रेशियो होगा। मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले स्टेटमेंट लिखिए। So it states that when two elements combine separately with fixed mass of the third element, the ratio in which they do so is either the whole number ratio or multiple ratio in which they combines with each other. ये इसका बेसिक लॉ है। अब इसको जरा ध्यान से समझना है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है बाकी लॉज के रिस्पेक्ट में। तो उसने क्या बोला कि पहले दो एलिमेंट को किसी तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट करना है। तो लेट्स से हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन, दूसरा एलिमेंट लिया ऑक्सीजन और तीसरा एलिमेंट लिया हाइड्रोजन। आप इनमें से किसी को भी थर्ड बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जो मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन में बना के दिखा दूंगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के एक कंपाउंड बनाया विच इज CH4। फिर ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के एक कंपाउंड बनाया लेट्स से वाटर। और कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना रहे हैं वो है CO2। सो द स्टेटमेंट सेज कि जो दो एलिमेंट है वो किसी तीसरी एलिमेंट के फिक्स्ड अमाउंट से रिएक्ट करने के बाद जो दो कंपाउंड बनाते हैं उनके अंदर जो कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो या बचे दो एलिमेंट का रेशियो है वो या तो वही रेशियो होगा जो उनके अपनी डायरेक्ट रिएक्शन के कंपाउंड में होगा, या इसका सिंपल रेशियो होगा। नाउ विल चेक दिस थिंग। तो CH4 के अंदर अगर हम कार्बन टू हाइड्रोजन लिखेंगे तो इट इज 12:4, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन लिखेंगे तो इट इज 2:16। तो उसमें थर्ड एलिमेंट कौन सा फिक्स है, हाइड्रोजन। तो आपको हाइड्रोजन का अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, अभी इसमें 4 है तो उसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन को हम लोग 4:32 लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का अमाउंट अब देखो दोनों फिक्स हो गया। जब फिक्स हो गया तो इसके अंदर जो कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो बना इन दोनों के लिए, यहाँ पे जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के लिए कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो बना दैट इज 12:32 व्हिच इज 3:8। अब CO2 के अंदर इस चीज को चेक कर लो। तो कार्बन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिएक्शन से जो कंपाउंड बन रहा है CO2, उसमें कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे दिस इज अगेन 12:32 12:16। दिस रेशियो इज 12:16। ठीक है सर 32। No, sir, 32 होगा। सॉरी 12:32 राइट। तो दिस रेशियो इज 12:32। और फिर इसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे तो देखो क्या बन रहा है 3:8। आप ध्यान से देखो कि दोनों रेशियो सेम बन गए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर से समझो ध्यान से, अभी मैं और एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ। थोड़ा सा टफ है ये रिलेटिव टू अदर लॉज, बट आप ध्यान से समझोगे, एक बार बस आपके दिमाग में सेट हो गई फिगर तो फिर दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट है कि पहले दो एलिमेंट्स को एक तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट करा के दो कंपाउंड बनाना है, और फिर उन दोनों एलिमेंट्स की डायरेक्ट रिएक्शन से एक कंपाउंड बनाना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करा के CH4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट करा के वाटर, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करा के CO2। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो निकालना है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो निकालना है, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के लिए कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो निकालना है।
तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो आ रहा है, ये रेशियो वही रेशियो आना चाहिए जो कार्बन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड में आ रहा है, या उसका होल नंबर रेशियो या मल्टीपल आएगा। समझ आया? यहाँ देखो ये चीजें सीधे सीधे मल्टीपल बन जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली एग्जैक्ट रेशियो से मैच करके आ रहा है। अब आप थर्ड एलिमेंट या किसी को भी ले सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरली नीडेड कि आप किसी को थर्ड एलिमेंट, अब आप हाइड्रोजन को ही थर्ड एलिमेंट लो। इसी का दूसरा एग्जांपल सपोज करो आपको लिखना है, एक और एग्जांपल लिखे देता हूँ इसी चीज का। अब सपोज करो हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन, दूसरा एलिमेंट लिया हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट लिया सल्फर। तो कार्बन और सल्फर रिएक्ट करके बना रहा है लेट्स से CH2, हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्ट करके बना रहा है लेट्स से H2S, और हाइड्रोजन और कार्बन रिएक्ट करके बना रहा है लेट्स से CH4। ठीक है, फिर से रेशियो निकालो, कार्बन टू सल्फर रेशियो लिखेंगे तो इट इज 12:64, या हाइड्रोजन टू सल्फर रेशियो लिखेंगे तो इट इज 2:32। तो यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन को हम लोग नया रेशियो लिख सकते हैं 6:32। और देखो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सल्फर किया हमने क्योंकि थर्ड एलिमेंट हमारा सल्फर है, तो यहाँ से जो रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन आ रहा है दैट इज 6:2 और सिंपली 3:1। और अगर डायरेक्ट कंपाउंड CH4 के अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो लिखेंगे तो इट इज 12:4 विच इज ऑल्सो 3:1। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि रेशियो फिर से मैच कर गया है, दिस कंफर्म्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है।